तो चलिए आज की इस क्लासेस को शुरू करते हैं। आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को सेंड कर दीजिए ताकि वे सभी भी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। तो चलिए इस क्लासेस को अब शुरू करते हैं। देखिए आज की जो क्लासेस होने वाली है वह क्लास पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली की है। इसमें आज की जो क्लास है वह यूनिट 2 की थर्ड क्लास होने वाली है, और इसके बाद वाली जितने भी क्लासेस आपको मिलेगी वह सभी क्लासेस यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5, यानी कि तीनों यूनिट की आपको मिक्सअप क्लासेस मिलने वाली है। आप सभी से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वह सभी क्लासेस आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, टैली अकाउंटिंग के अंतर्गत वाउचरों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या आती है इससे रिलेटेड, तो आप अभी भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं चैट बॉक्स से देख के आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, टैली में निम्न प्रकार के वाउचर पहले से ही उपलब्ध हैं, यानी कि इसमें पहले से ही कई तरह के वाउचर बने होते हैं, जो कि बैक टू बैक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो पहला वाउचर है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, फिर है यहाँ पे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, परचेस वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, और यहाँ पे लास्ट है मेमोरेंडम वाउचर। देखिए टैली में इतने सारे जो वाउचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यह पहले से बने होते हैं, और यह वह सभी वाउचर्स हैं जिसका दैनिक ट्रांजैक्शंस में आप यूज़ में लेते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं, सभी की डेफिनेशंस के साथ सभी वाउचर को समझते हैं अच्छे से। पहला जो वाउचर है वह है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की है, यहाँ से आप देख सकते हैं F4। जैसे ही आप फंक्शन की से F4 बटन दबाते हैं तो यह वाउचर आपका एक्टिव हो जाता है। इस वाउचर का प्रयोग सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच लेन देन के लिए होता है। देखिए बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के बीच में ही इस वाउचर का प्रयोग होता है। जब नकद कंपनी के कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में डाली जाती है, देखिए जब भी आपका कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में आप पेमेंट डालते हैं तो वह एंट्री आप कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में डाली जाती है तब इस वाउचर का प्रयोग होता है। इसमें किसी दूसरे लेजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक एंड बैंक टू कैश, इस तरह की एंट्रीज आप इस वाउचर में कर सकते हैं। तो चलिए इसे और थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए इस वाउचर को चालू करने के लिए फंक्शन की का F4 यानी कि F4 बटन से आप इस वाउचर को एक्टिव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाउचर में एंट्री किस तरह से की जाती है। देखिए यहाँ पे पहले एंट्री की जाती है कैश टू बैंक की, यानी कि नगद से आपने बैंक में जमा किया। चलिए इसका मैं उदाहरण भी आपको समझाऊंगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक टू बैंक का, और थर्ड है यहाँ पे बैंक टू कैश का। कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि मैंने HDFC बैंक में 1000 रुपये जमा करे तो इसे कहा जाता है कैश टू बैंक। और इसी तरह अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे HDFC बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में 1000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए, यानी कि ये एंट्री कहलाती है बैंक टू बैंक की, यानी कि HDFC बैंक से मैंने ट्रांसफ़र करवाए बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये एंट्री हो जाती है बैंक टू बैंक की। और अगली है मान लो 1000 रुपये मैंने बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकाले, यानी कि ये एंट्री हो जाती है बैंक टू कैश की। तो इन सभी एंट्रीज को आप इस तरह से समझ सकते हैं, और इस तरह की जो भी एंट्रीज होगी वह सभी एंट्रीज कॉन्ट्रा वाउचर में की जाएगी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो भी एंट्री करते हैं आप बैंक से कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश की, तो वह सभी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी। चलिए अगला समझते हैं। अगला है हमारे सामने पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए शॉर्टकट है यहाँ पे F5, आप इसे समझ सकते हैं F5।
इस प्रकार के वाउचर का प्रयोग जब हमारी कंपनी किसी भी तरह का नकद या चेक द्वारा भुगतान करती है। देखिए, पेमेंट वाउचर का मतलब होता है कि आप नकद या चेक के माध्यम से किसी भी तरह से आप पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट आप किसको करते हैं, तो किसी को भी कर सकते हैं। देखिए, और यह भुगतान पार्टी लेजर या खर्च के लेजर का भी हो सकता है। ठीक है, पार्टी लेजर यानी कि किसी सप्लायर को पेमेंट करना हो, या फिर किसी खर्च का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना हो, या फिर रेंट का पेमेंट करना हो, तो किसी भी तरह का पेमेंट अगर आपको करना है तो वह पेमेंट आप पेमेंट वाउचर की मदद से कर सकते हैं। इस प्रकार के वाउचर में कैश अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस वाउचर में बैंक अकाउंट और कैश के अकाउंट हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इस वाउचर को चालू करने के लिए फंक्शन की F5 बटन का प्रयोग होता है। फंक्शन की F5 यानी कि आपको यहाँ से F5 बटन दबाकर इस वाउचर को एक्टिव कर लेना है। जैसे ये वाउचर एक्टिव होता है, चलिए इसका हम उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है यानी कि एक उदाहरण है। रामलाल कंपनी ने मोहन सप्लायर को 5,000 रुपये का पेमेंट नगद दिया। देखिए, यहाँ पे दो खाते आपको दिखेंगे। एक खाता दिखेगा आपको मोहन सप्लायर का, और दूसरा खाता दिखेगा आपको यानी कि नगद आपने पेमेंट दिया यानी कि कैश अकाउंट। तो यहाँ पे दो खातों पे प्रभाव पड़ता है, एक में रकम जोड़ी जाती है तथा दूसरे में रकम घटाई जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से खाते में रकम घटाई जाएगी। तो यहाँ पे नगद का जो खाता है, इस खाते में नगद मतलब पेमेंट घटाया जाएगा, यानी कि यह खाता क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। चलिए इसे समझते हैं। पहला जो खाता है वो है आपका कैश अकाउंट का, यानी कि आप नगद से पेमेंट करते हैं। अब नगद से आपने पेमेंट किसको किया, मान लीजिए आपने नगद से पेमेंट किया मोहन सप्लायर को, तो यानी कि आपने कैश टू मोहन सप्लायर किया है। अब पहला जो खाता है कैश अकाउंट का वह क्रेडिट, यानी कि 5,000 रुपये आपने किसको दिए, मोहन सप्लायर को दिए। तो 5,000 रुपये का जो पेमेंट है वह आपको यहाँ से क्रेडिट करना है, और जो मोहन है उसको करना है डेबिट। यानी कि जो पहला खाता है वह कैश अकाउंट का है, वह हो जाएगा क्रेडिट आपका, और नेक्स्ट अकाउंट है वह है मोहन सप्लायर का, वह हो जाएगा डेबिट। यानी कि एक खाते से आपने रकम घटाई है और दूसरे खाते में आपने रकम जोड़ी है। तो इस तरह की एंट्री को आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर का। रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की है F6, यानी कि आप F6 की मदद से रिसिप्ट वाउचर को एक्टिव कर सकते हैं। जब कोई पार्टी से नकद या चेक के माध्यम से पेमेंट की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेमेंट की आपको प्राप्ति हो रही है, नकद हो रही है या फिर चेक के माध्यम से हो रही है। चेक का यानी कि आप जिस भी बैंक में चेक जमा करेंगे वह हो जाता है चेक, या कहीं से आमदनी नकद या बैंक में प्राप्त होती है, तब इस प्रकार के वाउचर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाउचर में बैंक या कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इस वाउचर में जब भी आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को क्या करना है, हमेशा डेबिट करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वाउचर में आपको बताया था कि एक खाते से रकम घटाई जाएगी तथा दूसरे खाते में रकम जोड़ी जाएगी। तो इस तरह के यहाँ पे भी दोनों खातों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस वाउचर को चालू करने के लिए फंक्शन के से आपको F6 बटन दबाना है। इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रामलाल कंपनी को शांतिलाल से 5,000 रुपये का पेमेंट नगद प्राप्त हुआ। यहाँ पेमेंट की प्राप्ति हो रही है आपको, जो पेमेंट की प्राप्ति हो रही है वह हो रही है आपको यहाँ पे नगद से। तो यहाँ पे भी दो खाते प्रभावित होते हैं। पहला खाता होता है आपका नगद का तथा दूसरा खाता होता है यहाँ पे शांतिलाल का, यानी कि शांतिलाल से आपको नगद प्राप्त हुए 5,000 रुपये। तो चलिए इससे समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। देखिए, यहाँ पे पहला जो खाता है वह किसका है, शांतिलाल जी का है। फिर नेक्स्ट जो खाता है वह है हमारा कैश अकाउंट का, यानी कि शांतिलाल जी से हमें नगद प्राप्ति हुई है 5,000 रुपये की, यानी कि शांतिलाल जी का खाता क्या होगा, यहाँ से क्रेडिट होगा, और यहाँ पे जो हमारा खाता है वह क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पे आपको इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो शांतिलाल जी ने पेमेंट किया है उनके खाते में क्रेडिट करा हमने 5,000 रुपये, तो यहाँ से शांतिलाल जी का जो खाता रहेगा वो भी क्रेडिट होगा, यानी कि इसमें भी प्लस होगा बैलेंस, और कैश अकाउंट में भी प्लस होगा, यानी कि दोनों में पैसे बढ़ेंगे। तो इसे इस तरह की एंट्री को आप ऐसे समझ सकते हैं।
चलिए अगली समझते हैं। जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का प्रयोग खातों के समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, यानी कि इस वाउचर का प्रयोग आप किसी भी एंट्री को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी एंट्री किसी से पेमेंट लेके आपने किसी को दे दिया, उस स्थिति में की जाती है। चलिए आगे समझेंगे अपन सारी चीज़ें अच्छे से। इस वाउचर में प्रथम जिस लेज़र को डेबिट करना है उसे सिलेक्ट करें तथा उसके बाद जिस लेज़र को क्रेडिट करना है उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पे भी दो खाते प्रभावित होते हैं। पहला खाता आपको यहाँ पे डेबिट हो जाता है, दूसरा खाता यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। यानी कि जिस खाते को आपको डेबिट करना है उसे सिलेक्ट करना रहता है और जिस खाते को आपको क्रेडिट करना है उसे सिलेक्ट करना रहता है। इस वाउचर में कैश या बैंक अकाउंट का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे न तो आप कैश अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं और न ही आप बैंक अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह के वाउचर को मतलब किसी भी तरह की एंट्री को इसमें करने के लिए आपको उसको न तो बैंक से पेमेंट करना है और न ही उसे कैश से पेमेंट करना है। उस एंट्री को आपको इसमें करना है एडजस्ट, यानी कि एडजस्टमेंट करना है। इस वाउचर को चालू करने के लिए आपको फंक्शन की का F7 बटन दबाना है, यानी कि फंक्शन की का आपको F7 बटन दबाना है। इसमें उदाहरण देखते हैं इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक उदाहरण है। रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार को संचालित करने के लिए मोहन इलेक्ट्रॉनिक से 10,000 रुपये का कंप्यूटर उधार खरीदा। अब देखिए यहाँ पे आप ना तो पेमेंट दे रहे हो और न ही आप मतलब पेमेंट की प्राप्ति हो रही है। मतलब एक हिसाब से देखिए अपन तो यहाँ तो जो पेमेंट है वो आप कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपने जो माल है वो उधार से खरीदा है, यानी कि जो कंप्यूटर है वह आपने यहाँ से उधार से खरीदा है। तो इस तरह की एंट्री को आप कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है मोहन इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि यहाँ पे दो खाते प्रभावित होते हैं। पहला होता है यहाँ पे मोहन इलेक्ट्रॉनिक का और दूसरा खाता होता है हमारा कंप्यूटर अकाउंट का, यानी कि हमने कंप्यूटर खरीदा है। तो मोहन इलेक्ट्रॉनिक का जो पहला खाता है वह और जो नेक्स्ट खाता है वह होता है हमारा कंप्यूटर अकाउंट का, यानी कि पहला खाता मोहन का हो गया, दूसरा खाता हमारे कंप्यूटर अकाउंट का हो गया। अब 10,000 रुपये का आपने कंप्यूटर खरीदा है, यानी कि मोहन से खरीदा है, मोहन के खाते को आपको करना है यहाँ से क्रेडिट, यानी कि कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपये का, तो ये हो जाता है क्रेडिट। और यहाँ पे आपको कैश का यानी कि जो कंप्यूटर का खाता है वह कर देना है डेबिट, यानी कि आपने न तो यहाँ पे नगद से पेमेंट किया है। अब ये जो मोहन इलेक्ट्रॉनिक है यह एक हिसाब से देखें तो हमारा लेनदार रहेगा, यानी कि हमने इससे माल खरीदा है और लेकिन वह माल हमने उधार से खरीदा है। अगर यही माल हम नगद से खरीदते हैं, यानी कि कंप्यूटर नगद से खरीदते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाती है पेमेंट वाउचर में, लेकिन ये हमने उधार से खरीदा है। और ये जो खरीदा है यह है हमारे व्यापार को संचालित करने के लिए खरीदा है, यानी कि ये जो वस्तु है यह फिक्स एसेट है, न कि बेचने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स वाउचर। अब सेल्स वाउचर में क्या हो रहा है, जब व्यापार में खरीदे गए माल का विक्रय या मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति में तैयार माल का विक्रय किसी कस्टमर को कैश या क्रेडिट पर दिया जाता है, तो उस ट्रांजैक्शंस को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि आप जब भी माल बेचते हैं तो उस माल से संबंधित जितनी भी एंट्री होती है, उसका जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वह सभी रिकॉर्ड एंट्री आपकी करना है पेमेंट वाउचर मतलब कि सेल्स वाउचर में। देखिए, व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सेल्स का। प्रत्येक सेल के साथ हमें उसका बिल भी देना होता है, यानी कि जितनी भी आप सेल्स करेंगे उन सभी सेल्स का आपको पक्का बिल भी देना होता है सामने वाले व्यक्ति को। देखिए, इसे मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पे सेल्स वाउचर है। अब सेल्स वाउचर यानी कि सेल्स कर रहे हो आप, यानी कि माल बेच रहे हो। तो माल बेच रहे हो तो माल आप यहाँ पे जैसे कि 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला जो तरीका है वह है नगद सेल, यानी कि आप नगद से माल बेचते हैं। ठीक है, यानी कि जिसे बोला जाता है कैश सेल्स, नगद विक्रय को बोलते हैं यहाँ पे कैश सेल्स। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे उधार विक्रय, यानी कि यही माल आप क्रेडिट पे भी बेचते हैं, यानी कि क्रेडिट सेल्स। उसके बाद में होता है विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न।
यानी कि बेचा हुआ माल किसी कारणवश वापस आता है तो उसे बोला जाता है सेल्स रिटर्न। इसका हम उदाहरण समझते हैं, सभी का बैक टू बैक उदाहरण समझेंगे। देखिए, रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में अशोक ट्रेडर्स को 10,000 रुपये का माल नगद बेचा। अब किसको बेचा? तो अशोक ट्रेडर्स को बेचा है। तो यहाँ पे ये जो लेन देन हो रही है यह हो रही है नगद लेन देन, जिसको बोलते हैं नगद विक्रय यानी कि कैश सेल्स। अगली है यहाँ पे, रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में अशोक ट्रेडर्स को 10,000 रुपये का माल उधार बेचा। यहाँ पे जो माल बेचा है वह माल कैसे बेचा है? तो उधार से बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। अगला है यहाँ पे विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न। रामलाल कंपनी के व्यापार में अशोक ट्रेडर्स ने 10,000 रुपये का माल किसी कारणवश वापस किया। यानी कि रामलाल कंपनी ने अशोक ट्रेडर्स को माल बेच दिया था, अब अशोक ट्रेडर्स ने वो माल क्या किया? वापस कर दिया। देखिए, इसे आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक का है और आपने अपने बिजनेस में 5 टीवियाँ बेची है। अब उस 5 टीवी में से मान लो कि 2 टीवी वापस आ गई है। अब उस 2 टीवी वापस आने का कारण है स्क्रीन खराब होने के कारण से वह वापस आ चुकी है। तो इस तरह का कारण हम उसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला समझते हैं। अगला है यहाँ पे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न। चलिए इसे समझते हैं। जब किसी ग्राहक से बेचा हुआ माल किसी कारणवश वापस आ जाता है तब उसके साथ एक नोट प्राप्त होता है। इस नोट में वापस भेजे गए माल का विवरण होता है। इस नोट को क्रेडिट नोट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माल आपने बेचा है वह माल आपका वापस आ गया है। अब वापस किस कारण से आया है? उसका एक सामने वाले व्यक्ति ने नोट भेजा है, तो वह नोट में सारा विवरण रहता है कि माल वापस किस कारण से आया है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस की एंट्री इस क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है जो माल वापस आ जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माल भी वापस आता है हमारे पास में, उस माल की एंट्री हम करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। वह सेल्स अकाउंट में डेबिट हो जाता है तथा यहाँ पे देखिए कि आपने जो माल वापस किया है ना, आपके पास में जो माल वापस आया है वह सेल्स अकाउंट में डेबिट हो जाता है तथा पार्टी के अकाउंट में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इस प्रकार के वाउचर में सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। रामलाल कंपनी के व्यापार में अशोक ट्रेडर्स ने 10,000 रुपये का माल किसी कारणवश वापस किया। कितने रुपए का माल वापस किया है? तो 10,000 रुपये का माल वापस किया है। किसने माल वापस किया है? तो अशोक ट्रेडर्स ने वापस किया है। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अगले समझते हैं। अगला है हमारे सामने परचेस वाउचर। अब परचेस वाउचर में क्या हो रहा है? जब व्यापार में किसी व्यक्ति या संस्था से कोई माल उधार या नकद से खरीदा जाता है। अब देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे? माल बेच रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? माल की खरीदी कर रहे हैं। तब इस तरह के ट्रांजैक्शंस की एंट्री परचेस वाउचर में रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि परचेस वाउचर में हम क्या करते हैं? इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी परचेस 3 तरीके से होती है। यानी कि पहली होती है नगद क्रय यानी कि कैश परचेस। दूसरा होता है यहाँ पे उधार क्रय यानी कि क्रेडिट परचेस। और तीसरा होता है यहाँ पे क्रय वापसी यानी कि परचेस रिटर्न। इसे आप 3 तरीके से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में अशोक ट्रेडर्स से 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा। नगद खरीदा यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे कैश परचेस हो रहा है यानी कि नगद खरीदा है, तो यहाँ हो रहा है कैश परचेस। और इसी तरह रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में अशोक ट्रेडर्स से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उधार खरीदी हो रही है यानी कि अपन ने जो माल है वह क्रेडिट पर परचेस किया है। ठीक है, उधार खरीदा है। उसके बाद में हो रहा है यहाँ पे क्रय वापसी यानी कि
रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में 10,000 रुपये का माल किसी कारणवश वापस किया। यानी कि रामलाल ने क्या किया है, 10,000 रुपये का माल वापस किया है, तो इसे बोला जाता है यानी कि क्रय वापसी होती है ये। चलिए आगे समझते हैं इसे। नेक्स्ट है यहाँ पे डेबिट नोट। अब इसका डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट को बोला जाता है यहाँ पे परचेस रिटर्न। जब व्यापार में कोई सा माल खरीदते हैं और उस माल को किसी कारणवश वापस करते हैं और सामने वाली पार्टी को एक नोट बनाकर देना होता है, उसे डेबिट नोट कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप किसी कारणवश माल को वापस करते हैं तो सामने वाले पार्टी को आपको एक डेबिट नोट बनाकर देना होता है। उस डेबिट नोट में क्या होता है कि आपकी जो जानकारी है, यानी कि आपका जो विवरण है, माल वापस करने का जो भी कारण है, वह उस डेबिट नोट वाउचर में दर्शाया जाता है। तो इसलिए डेबिट नोट वाउचर दिया जाता है। इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस की एंट्री इस डेबिट नोट वाउचर में की जाती है जो माल वापसी किया जाता है। जो भी माल वापस करेंगे उसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करना है। इसका उदाहरण देखते हैं। रामलाल कंपनी ने अपने व्यापार में 10,000 रुपये का माल किसी कारणवश वापस किया। तो इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा इसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करना है। चलिए अगला समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत जो भी एंट्री करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस का मेन खातों पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि मेन जो खाते होते हैं उन पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए इससे हम समझते हैं। कभी कभी हम भविष्य में होने वाले खर्च को ध्यान में रखकर कुछ योजना बनाते हैं। उस दशा में इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। देखिए भविष्य में होने वाले खर्चे हो सकते हैं भविष्य में। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा सामान लाने वाले हैं जो उसका खर्च आप अभी से देखना चाहते हैं, तो उस तरह की एंट्री को भी आप मेमोरेंडम में कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेमोरेंडम वाउचर होता है ये सिर्फ आप इसमें एंट्री करके देख सकते हैं, बाकी मुख्य अकाउंट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें एंट्री करने से किसी भी लेजर में कोई अंतर नहीं आता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वही है, कोई भी अंतर नहीं आता है। यह वाउचर सिर्फ जानकारी के लिए होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आप इसमें सिर्फ क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक आपका एक बिजनेस है ना, उस बिजनेस में मान लीजिए कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। उस बिजनेस में एक एम्प्लॉय जिसका नाम राजू एम्प्लॉय है, ठीक है, आपने उसे सैलरी बेस पे रखा है। अब आप उसे हर महीने सैलरी देते हैं, ठीक है, आप उसे हर महीने 15,000 रुपये की सैलरी देते हैं। तो ये जो सैलरी अकाउंट है, जो राजू एम्प्लॉय का अकाउंट है, यह एक मेन अकाउंट है। क्या है? एक मेन अकाउंट है। अब ये अकाउंट, इस अकाउंट में किसी भी तरह की आप मेमोरेंडम की एंट्री करते हैं तो उससे इसमें किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए नेक्स्ट मंथ की आप इसी महीने में सैलरी उसकी जोड़ना चाहते हैं, तो वह भी आप इसमें इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये एंट्री आप कर सकते हैं मेमोरेंडम में। अब जो मेमोरेंडम में आप एंट्री करेंगे, इस एंट्री का आपके मेन खातों पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो सैलरी अकाउंट है उसका, उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी आप चाहें तो इस एंट्री को बाद में घुमा सकते हैं, घुमाकर इसे आप सही ट्रांजैक्शंस में एंट्री कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे टैली में प्राइस लिस्ट कैसे निर्धारित करते हैं। हाउ टू सेट प्राइस लिस्ट इन टैली अकाउंटिंग पैकेज। यहाँ पे आप समझ सकते हैं प्राइस लिस्ट बनाना। सबसे पहला है यहाँ पे प्राइस लिस्ट बनाना। अब प्राइस लिस्ट कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रत्येक कंपनी अपने उत्पादों की सूची, यानी कि उत्पादों की मूल्य सूची, यानी कि जिसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट, बनाकर रखती है। लेकिन एक ही उत्पाद का मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है।
देखिए प्राइस लिस्ट में क्या होता है कि आपके कई तरह के कस्टमर हैं मान लीजिए, अब उसमें अलग अलग कस्टमर है तो अलग अलग कस्टमर्स के लिए आप अलग अलग मूल्य सेट कर सकते हैं। जैसे छोटे ग्राहक के लिए अलग मूल्य हो सकता है तथा बड़े ग्राहक के लिए यानी कि होलसेलर बायर्स के लिए अलग मूल्य हो सकता है। टेली में प्रत्येक स्टॉक आइटम की अलग अलग मूल्य सूची बनाने की सुविधा है। टेली में क्या है कि अलग अलग आप सूची बना सकते हैं। देखिए इसे हम ऐसे आगे समझते हैं। टेली में मूल्य सूची बनाने के लिए आपको फंक्शन की से क्या करना रहेगा, F11 बटन को प्रेस करना है, जिसमें आपके सामने जो विंडो आएगी वहाँ पे आपको सेट मॉडिफाई अदर कंपनी फीचर्स विकल्प को यस सेट करें, यानी कि इस विकल्प को आपको क्या करना है, यस सेट करना है। उसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट विंडो आएगी, वहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल फॉर इनवॉइसिंग को यस सेट करें। लेकिन यह विकल्प तभी कार्य करता है जब आप अलाउ इनवॉइसिंग विकल्प को यस रखते हैं। देखिए यहाँ पे आप यह विकल्प आपका कब काम करेगा, जब आप अलाउ इनवॉइसिंग को यस करके रखते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप प्राइस लिस्ट बनाते हैं तो यह प्राइस लिस्ट आपकी सेल्स वाउचर में ही कार्य करती है, उसके लिए ही बनती है, ठीक है। टेली आपको विभिन्न मूल्य सूची का नाम पूछता है, नाम टाइप करें जैसे होलसेलर, रिटेलर एवं न्यू कस्टमर, यानी कि न्यू कस्टमर भी आपके हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं और होलसेलर भी हो सकते हैं। सभी विकल्प सेट होने के बाद गेटवे टेली मेन्यू पर वापस आएं। देखिए सभी विकल्पों को आप यस सेट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको आना है गेटवे टेली के पेज के ऊपर। इन्वेंट्री इन्फो विकल्प को क्लिक करें, प्राइस लिस्ट विकल्प को सिलेक्ट करें, इच्छित स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको इन्वेंट्री इन्फो के ऊपर आ जाना है, वहाँ से आपको प्राइस लिस्ट के ऊपर चले जाना है। प्राइस लिस्ट के ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। विभिन्न मात्रा के मूल्य निर्धारित करें। अब देखिए यहाँ पे आप अलग अलग मात्रा में मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, सभी की अलग अलग मात्रा यानी कि अलग अलग क्वांटिटी में आप उसमें मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। जो मूल्य सूची आपने बनाई है वह सेल्स वाउचर में प्रयोग होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया क्या कि आप जब भी उसमें सूची बनाते हैं तो वह सूची आपके कहाँ पे प्रदर्शित होती है, तो वह सूची आपकी सेल्स वाउचर में होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और आसान बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक का है और आपने यहाँ पे 5 टीवियाँ खरीदी। अब 5 टीवियाँ की जो टोटल प्राइस है वो है 50,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे आपने 5 टीवियाँ खरीदी तो एक टीवी की प्राइस है 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 इंटू 5 यानी कि 50,000 रुपये में आपने 5 टीवियाँ खरीदी। अब इनकी सभी की अलग अलग प्राइस लिस्ट हो सकती है। मान लीजिए कि यह टीवी आपको किसको बेचना है, तो यह टीवी आपको बेचना है होलसेलर को। अब होलसेलर के लिए आपने कितना प्राइस लिस्ट डिसाइड किया है, मान लीजिए होलसेलर के लिए आपने 55,000 रुपये डिसाइड किया है, यानी कि 5 टीवी आप इनको बेचेंगे 55,000 रुपये में। अब 55,000 रुपये में बेचते हुए भी अगर आप इनमें कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं 1%, 2%, 5%, तो वो इसमें ही आप दे सकते हैं। तो पहला हो गया यहाँ पे होलसेलर को आपने माल बेचा 55,000 रुपये का, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेलर। अब रिटेलर्स के लिए आप प्राइस लिस्ट किस तरह की डिसाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए 50,000 का माल है, आप इन्हें 60,000 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो ये हो जाती इनके लिए प्राइस लिस्ट। इसके बाद में होता है न्यू कस्टमर। अब जितने भी न्यू कस्टमर रहेंगे उनको आप कितने रुपये में बेचना चाहते हैं, तो 5 टीवी की जो प्राइस है वो हम बेचना चाहते हैं 65,000 रुपये में, यानी कि 62,000 रुपीज़ में हम उनको बेचना चाहते हैं। इसी तरह यदि हमारे पास में ओल्ड कस्टमर्स रहते हैं तो ओल्ड कस्टमर के लिए हम यह टीवियाँ यानी कि 62,500 यानी कि 62,500 रुपये में हम उनको बेचना चाहते हैं। तो इस तरह से आप यह एंट्रियाँ सारी कर सकते हैं। आज की क्लास आप सभी ने बहुत अच्छे से समझी होगी
और अगली जो क्लासेस आने वाली हैं वह क्लासेस यूनिट 3, 4 एंड 5, यानी कि तीनों यूनिट की मिक्सअप क्लासेस आने वाली है। तो अगली जो भी क्लासेस रहेगी उन सभी क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीकी आने वाली है और हो सकता है कि उस यूनिट में अपन जो पढ़ेंगे वही एग्ज़ाम में बैठ जाएं और आप अच्छे से उन्हें कवर कर सकें। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।